हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में होने वाले कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये इस फिगर से मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमने एक लैंप को ज्वाइन किया एक बैटरी के साथ। तो सिंपली आप ऐसे भी बना सकते। सपोज ये आपने एक लैंप बनाया, ये एक लैंप है, लैंप को जोड़ दिया आपने बैटरी के साथ थ्रू ए स्विच, ये बैटरी या सेल के साथ, तो ये स्विच, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो इसमें हमने कंपोनेंट्स को जैसे लैंप को और बैटरी को ज्वाइन किया एक स्विच के जरिए से। तो इसमें करंट फ्लो होगा, इस लैंप में करंट फ्लो होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसमें जब एक यहाँ पर एक करंट फ्लो होने वाला है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सुटेबल वे। तो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वे से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें जिस चीज की जहां पर जरूरत होगी उसी हिसाब से उसको कनेक्ट करेंगे। जो इस कनेक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए प्रॉपर वे इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, जिसको हम बैटरी कहते हैं, स्विच जिसको हम की कहते हैं, यहाँ पर इसको की कहेंगे इस सर्किट के हिसाब से। इसमें स्विच नहीं कहेंगे हम, इसको हम की कहते हैं, इलेक्ट्रिक की का मतलब होता है स्विच। इसी तरह से ये बैटरी का सिंबल यहाँ पर हम बैटरी या सेल अगर हम लगाएंगे तो सेल, हमारे पास एक जो सेल होती है जो आमतौर पर मार्केट में मिलती है, उसकी शेप ऐसे होती है, ये वाली इस तरह की से एक सेल बनी होती है। यहाँ पर एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सर्किट में जब हम इसको इस डायग्राम में जब बनाएंगे तो इसमें हम ये सेल का इस तरह का ये सेल नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए एक सिंबल है। वो सिंबल ये है, सेल का सिंबल। और यहाँ पर लैंप तो हम यहाँ पर मैंने सिंपल से एक लैंप बनाया, लेकिन जब हम सर्किट में इस डायग्राम बनाएंगे तो लैंप का हम इस तरह से जाहिर करते हैं, इस सिंबल से। इसी तरह से इसमें करंट कितनी फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर से करंट को मेजर किया जाता है, एक सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है। तो एम्पियर मीटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है। उसको हम यहाँ पर डिवाइस को बनाते नहीं है जब हम डायग्राम बनाते हैं, बल्कि एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है एम्पियर मीटर का, एम्पियर मीटर। इसी तरह से अगर हमें देखना है कि पोटेंशियल कितना खर्च हुआ, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हम लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल है वी, एक सर्कल में वी बनाएंगे तो इसका सिंबल हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया हमारा, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है। एक बैटरी है, एक की है, एक लैंप है। जिस चीज को आप इस इस्तेमाल में लाना चाहेंगे उसका सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से वोल्ट मीटर है, इसी तरह से एम्पियर मीटर है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स हम यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले एक सेल। देखिए सेल का सिंबल क्या है। जब हमें सर्किट में सेल लगाना होगा तो एक डायग्राम बनानी है, उसके लिए जब सेल बनाएंगे हम, तो सेल को हम सेल की तरह नहीं बनाते, बल्कि ये इस सिंबल से बनाते हैं। ये एक लंबी सी लाइन और ये एक छोटी सी लाइन इसके पैरेलल में लगाते हैं, तो ये एक सेल बन गई। जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, और जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये बन गया हमारा सेल। अगर इसी तरह से हमारे पास अब बैटरी है, बैटरी में होती है बहुत सारी सेल्स जुड़ी हुई। तो बैटरी का है डिफरेंट सेल्स को आप जोड़ के रखिए। ये देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, या जितने भी आप लगाना चाहेंगे। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको हम बैटरी, ये सिंबल है बैटरी का।
इसी तरह से एक और चीज होता है स्विच। स्विच तो हमारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लेकिन जब इस डायग्राम में हम स्विच का सिंबल बनाएंगे उसको हम की कहते हैं। तो ये की ऐसी होती है, ये हो गई की, ये हो गई ओपन की। अगर हम इसको ये ओपन की का मतलब ये होता है कि स्विच ऑफ। अभी स्विच सर्किट जो है ना ये ऑफ है, ये ऑन नहीं है। अब अगर हम इसके ऊपर अंदर एक डॉट डाल देंगे तो ये हो गया क्लोज्ड की। क्लोज्ड की मतलब हुआ स्विच ऑन। इसका एक और सिंबल भी है इस तरह से, ये एक की है, ये भी की का, ये स्विच का सिंबल है। ये हो गया ओपन की, ये ओपन की है मतलब स्विच ऑफ। अगर ऐसे रखेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे इसको तो ये हो गया क्लोज्ड की। क्लोज्ड की का मतलब हुआ स्विच ऑन। अच्छा, वायर, सिंपल वायर का है सिंबल ये वायर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास दो वायर्स आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, एक वायर ये, दूसरा वायर यहां से जुड़ा हुआ है, ये है वायर का, तो जॉइंट, इस पॉइंट को हम जॉइंट कहेंगे। ये वायर के साथ हमने यहां पर एक और वायर जोड़ दिया तो ये पॉइंट हो गया जॉइंट वायर। अच्छा, अब दो वायर्स है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वो ज्वाइनड नहीं है। ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है। ये दो वायर्स जो है ये ज्वाइनड नहीं है, तो विदाउट ज्वाइनिंग लिखेंगे, वायर्स विदाउट ज्वाइनिंग। ये इसका सिंबल। अगर किसी जगह पर आपको सर्किट में दिखाना दो वायर्स है जुड़ी हुई है तो ये यहां पर एक बनाएंगे, ये वाला डॉट जैसा, तो जुड़ी हुई वायर्स, ज्वाइंट वायर्स। अगर जुड़ी नहीं है वो आपस में एक दूसरे के साथ चल रही है, ऊपर एक वायर ये है, इसके ऊपर से एक और वायर है, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, तो इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से अगर बल्ब बनाना होगा आपको, लैंप, तो ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है। तो इसी तरह से अगर आपको ये बताना होगा कि एक एमीटर जिससे हम करंट मेजर करते हैं, याद रखिए एमीटर जो होता है उससे हम करंट मेजर करते हैं, कितनी करंट फ्लो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या है। तो वो एक डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, उसको हम एमीटर कहते हैं। उसका सिंबल है ये एक सर्कल, उसके अंदर ए लिखेंगे तो ये हो गया एमीटर। इसी तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आपको मेजर करना है तो इसी सर्कल में V लिखिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसी तरह से एक और सिंबल है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में स्मॉल करंट्स मेजर किए जाते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो चलो आपको पता चलेगा कि गैल्वानोमीटर में क्या होता है। ये भी एक एमीटर ही होता है, लेकिन इसमें बहुत ही सेंसिटिव करंट या बहुत ही कम स्ट्रेंथ की करंट्स को मेजर किया जाता है। ये गैल्वानोमीटर G आप बीच में लगाइए तो ये बन गया गैल्वानोमीटर। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि हमें किसी का सर्किट में रेजिस्टेंस हम बताएंगे अभी अगले इसमें, इसी लेक्चर में आगे बढ़ के बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम जब लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और ये एक और सिंबल है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, या इसको रेहोस्टेट भी कहते हैं, रेहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। तो ये है सिंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है ओहम्स लॉ।
ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए ओम्स लॉ क्या होगा। मान लीजिए आपने एक सर्किट बना दिया, सर्किट में आपने कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दी, जैसे आपका टीवी है, जैसा आपका बल्ब है, जैसे आपका कोई भी घर में आप जो आयरन कर रहे हो, वो किसी भी चीज को जिसमें हमें एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसको हम एज रेजिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसको हम रेजिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम करेंगे एक अप्लायंस लगा, लेट अस से इट इज ए बल्ब। ये बल्ब हमने यहाँ पर लगाया सर्किट में, सर्किट में हमने यहाँ पर बैटरी लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट इज आई। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया यहाँ पर, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब इस सर्किट में, इस बल्ब में करंट फ्लो होगा। तो करंट जो फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लगा दोगे उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा। तो हम ये कहेंगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है ओम, जॉर्ज साइमन ओम। उसके नाम पे इस लॉ को रखा गया कि उसने यही कहा कि जो करंट फ्लो होता है एक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा फर्दर लिखेंगे, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स I। यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वलिटी लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाना होता है, ये R लगाएंगे हम कांस्टेंट टाइम्स I। दिस R जो है, दिस R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is called resistance of the circuit। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा यहां पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। इस इक्वेशन से भी आप ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज द रेशियो इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस इक्वेशन को आप गौर से जरा देखिए, V बाई I इज इक्वल टू R। ये R यहां पर हमने कहा कि इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट टू द करंट फ्लोइंग through it is constant। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और फिर देखेंगे कि उसमें करंट कितना फ्लो होगा, उन दो का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बताऊं, हमारे पास यही सर्किट ले लेंगे आप। सपोज ये सर्किट में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। मैंने आपको पहले कहा कि जब भी हमें किसी जगह पर एनर्जी कंज्यूम होगी, वहां पर जिस चीज पे हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसको हम रेजिस्टर ही कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। फिलहाल आप याद कि यहां पर हमने एक बैटरी लगा दिया तो करंट फ्लो हुआ इस सर्किट में। तो लेट अस से द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहां पर दी है, बैटरी जो इस्तेमाल की उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट जो फ्लो हुआ वो है I। सपोज अभी पहले हमने दिया V1 और करंट जो फ्लो हुआ है I1। अब इनका रेशियो निकालेंगे V1 बाई I1, V1 बाई I1।
इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। आप देखेंगे पोटेंशियल आपने कितना लगा दिया, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का। फिर आप वोल्ट करंट एम्पियर मीटर से, एम्पियर मीटर यहाँ पर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इस एम्पियर मीटर से देखेंगे आप करंट कितना फ्लो हो गई इस सर्किट में। तो फिर उनका रेशियो देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, उसका कुछ वैल्यू निकला। लेट अस से दिस वैल्यू इज आर। ठीक, आप इस आर को नोट करिए, कैलकुलेट करिए। अब क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे। पहले V1 था, अब V2 दे देंगे। तो V1 जब हम तो हमने चेंज किया पोटेंशियल, अब हमने V1 से V2 बढ़ा दिया या कम कर दिया। तो अगर बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगी। ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर लोगे तो करंट भी कम हो जाएगी। तो अब हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, V1 से V2 कर दिया। करंट जो फ्लो हो गया वो बन गया हमारा I2 फॉर एग्जांपल। यहां से ही करंट अब आ गया I2। पहले V1 था, करंट था I1, उन दो का रेशियो निकाला, ये R आया। अब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया और करंट भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब इन दो V1 और V2 और V1 को, सॉरी V2 और I2 को, उनको आप उनका रेशियो निकालिए, V2/I2। ये भी इसी R के बराबर ही होगा। जो पहले V1/I1 था उसका जो वैल्यू था वही अब V2/I2 भी, उसका भी वैल्यू वही होगा। सपोज ये 5 आया था, यहां पर भी 5 ही आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, सर्किट यही है, इसमें से आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और खाली बैटरी चेंज करेंगे, बैटरी का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो आप चेंज कर लेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सर्किट वही है। इसी तरह से अब आप V3 बढ़ा दिए, V3 करिए तो करंट भी I3 आएगा। तो V3/I3 अगर आप देखेंगे, V3/I3 ये भी कांस्टेंट उसी R के बराबर होगा। ये भी वही 5 का, इसका भी वैल्यू वही 5 होगा। तो यहां पर हमें ये पता चला कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज ऑलवेज सेम, कांस्टेंट। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, करंट भी बढ़ जाएगा, उनका रेशियो निकालेंगे वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। पहले भी R था, दूसरी बार भी जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तब भी R था, तीसरी बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज किया तब भी हमारा ये वैल्यू वही R ही रहा। यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, किसी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ग्राफ डालेंगे, सपोज पहले आपने पोटेंशियल दिया 0, करंट भी 0 आ गया। पोटेंशियल बढ़ा दिया आपने, V वोल्ट लगा दिया, V1 वोल्ट, करंट आ गया V1, V2, V3, V4। यहां पर हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, यहां पर करंट I1, I2, I3, different values of current I4. पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट 0, पोटेंशियल डिफरेंस V1, करंट आ गया I1, पोटेंशियल डिफरेंस V2, करंट आ गया I2, पोटेंशियल डिफरेंस V3, करंट हमें मिला I3। तो इस तरह से जब हम बढ़ते जाएंगे इसका ग्राफ बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो एक सर्किट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंट वैल्यूज और करंट के डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान ग्राफ डालेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब यहां पर हम बता देंगे आपको रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है कि अभी देखिए हमने एक सर्किट बनाया, ये एक सर्किट है, एक बैटरी लगा दिया हमने इस पर, इसमें करंट फ्लो हुआ। कुछ कंपोनेंट्स है इस सर्किट में, कोई ऐसा फैक्टर है जो इस करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो चीज जो करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। एक सर्किट में करंट के लिए कितना अपोजिशन होगा, करंट फ्लो होने में कितना वो हिंड्रेंस पैदा करेगा। अगर ऐसा होता कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कोई हिंड्रेंस नहीं है करंट फ्लो होने में, कोई अपोजिशन नहीं है,
तो हमारे लिए तो बहुत सी आसानियां हो जाएंगी, हमें ये बैटरी फिर खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा, करंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इस सर्किट में हमने जो चीजें इस्तेमाल की, वो चीजें क्या करती है, वो करंट को आगे बढ़ने से, फ्लो होने से रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बाय विच द सर्किट या मटेरियल या वायर या जो कोई भी चीज आपने इस्तेमाल किया, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस लिखेंगे हम, इट इज द अपोजिशन रेजिस्टेंस का मतलब ही हो गया अपोज करना। इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट बाय दिस सर्किट। सर्किट को जो अपोजिशन मिलती है करंट फ्लो होने में, सॉरी जो करंट को फ्लो होने में जो अपोजिशन मिलती है बाय द रेजिस्टेंस, सॉरी बाय दिस सर्किट, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्यों होती है, इसको आप क्लियरली विस्तार से अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ चीजें बताएंगे जिनकी वजह से ये रेजिस्टेंस पैदा होता है सर्किट में। सबसे पहली बात इसकी ये है कि ये मटेरियल किस चीज से बना होता है। जो हमने यहाँ पर ये वायरिंग इस्तेमाल की या जो चीज हमने यहाँ पर इस्तेमाल की ये रेजिस्टेंस के तौर पर, उसका मटेरियल जो होता है वो इस करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। सो रेजिस्टेंस is due to the material used in the circuit। सर्किट में जो मटेरियल इस्तेमाल हम करते हैं, जिस चीज की ये वायरिंग या जिस चीज का वो चीज बना होता है जिसमें हमें करंट फ्लो करवानी होती है, वो मटेरियल जो अपोजिशन ऑफर करता है, ये इसी वजह से होती है, मटेरियल की वजह से। दूसरी एक और बात आप देखिए, सपोज हमने जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपर वायर है, कॉपर की वायर, ठीक, कॉपर वायर है, और एक आपके पास है मान लीजिए ये गोल्ड की वायर, बिल्कुल सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम मोटाई की ये, और तीसरा आपके पास है बिल्कुल इन्हीं जैसी वायर, जो जैसे ये वायर कॉपर वायर है, उतनी ही मोटी या उतनी ही लंबी गोल्ड वायर है, और उतनी ही मोटी और उतनी ही लंबी एक आयरन वायर है। तो गोल्ड जो है इसमें करंट बिल्कुल इजीली फ्लो होता है, उसको ज्यादा अपोजिशन नहीं मिलती है करंट को। तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाली वायर में इजीली फ्लो होंगे, तो हम कहेंगे कि गोल्ड की रेजिस्टेंस है कम है, क्योंकि ये करंट को ज्यादा अपोज नहीं करता है। इसी तरह से आप कॉपर देख लीजिए, कॉपर में जो है वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो है गोल्ड से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो गोल्ड से ज्यादा है, क्योंकि वो गोल्ड से ज्यादा अपोज कर रहा है करंट को फ्लो होने में। इसी तरह से आयरन में, इन तीन में आयरन की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो आयरन जो है वो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ज्यादा अपोजिशन करता है। तो ऐसा मटेरियल जो करंट को कम अपोजिशन देता है उसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर, और जो मटेरियल्स करंट को ज्यादा अपोजिशन देते हैं उनको हम कहेंगे रेजिस्टर्स, उनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं। या अगर बहुत ज्यादा इन्फिनिटी अपोजिशन ऑफर करते हैं, इन्फिनाइटली
लार्ज पोर्शन ऑफर करता है। जैसे हमारे पास प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देता। वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इन्फिनाइटली ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि करंट उसमें फ्लो ही नहीं होता है। इसी तरह से कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एलॉयज। एलॉयज ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डिफरेंट कंडक्टर से बने होते हैं, एक से ज्यादा कंडक्टर से बने होते हैं। जैसे स्टील और कार्बन से, स्टील बनता होता है आयरन और कार्बन से, उनको हम एलॉयज कहते हैं। एलॉयज जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टील, इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है दिस कार्बन एंड आयरन। इसी तरह से एक और हमारे पास एलॉय है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल है जो एलॉय है, मतलब डिफरेंट मटेरियल से बना है। ये बना होता है कॉपर और निकल से। इसी तरह से एक और हमारे पास है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, एलॉय मतलब जो डिफरेंट मटेरियल से बना है। नाइक्रोम बना होता है निकल से, मैग्नीन से, आयरन वगैरह से। और मैग्नीन है हमारे पास एक और ये ऐसा मटेरियल जो जिसको हम एलॉय कहेंगे। ये मैग्नीन बना होता है कॉपर और मैग्नीज और निकल से। तो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए कंडक्टर्स, लेकिन उनमें करंट फ्लो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस उनकी ऑफर, उनको कहते हैं हम एलॉयज। एलॉयज की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आम जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। तो एलॉयज की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको बता दूं सिल्वर की, चलो हम ये आगे बढ़ाएंगे। तो आपने प्रैक्टिकली आपने घर में देखा होगा जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटर की जो हम कॉयल इस्तेमाल करते हैं, जो जिससे हमें हीट मिलती है, वो बनी होती है नाइक्रोम से या मैग्नीन से। उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो दूसरी एक और अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम एक ही मटेरियल से बनी हुई डिफरेंट लेंथ की और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, डिफरेंट मोटाई की जो वायर्स ले लेंगे, उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 मीटर वायर ले लिया, 1 मीटर लंबा वायर ले लिया एक कॉपर का, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई जो उसकी है, फॉर एग्जांपल इट इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई है और 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर। अब क्या कर लेंगे हम, इसी 1 मिलीमीटर की मोटाई की एक और लेंथ ले लेंगे, लेकिन लेंथ है इसकी 2 मीटर। 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, लेकिन लेंथ जो है 2 मीटर की है। अब आप देखेंगे इसका जो ये लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये वाली वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहली वाली वायर में। देखिए इनमें क्या है कि मोटाई जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेम है, लेकिन लेंथ है दोगुनी, इसकी लेंथ इसकी 2 टाइम्स है। तो आप देखेंगे दूसरी वाली वायर की जो रेजिस्टेंस होगी, अपोजिशन होगी, पहली वाली वायर से 2 टाइम्स ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो आप ये बात यहां पर ये नोट करिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर होगी उतना ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एक ही लेंथ की 2 वायर्स ले ली, लेकिन उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। मान लीजिए एक वायर आपने ले ली 1 मीटर लंबी, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 मिलीमीटर, लेंथ इसकी है 1 मीटर। दूसरी वायर भी आपने 1 ही मीटर की ले ली, ये भी वायर की 1 मीटर की वायर है, ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से दुगना है, 2 मिलीमीटर। पहली वाली वायर जितनी लंबी, दूसरी वाली वायर उतनी ही लंबी, लेकिन पहली वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, दूसरी वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, गौर करिए आप, ध्यान से सुनिए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा
उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो हम यहां पर कंक्लूजन करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि जितना मोटा वायर होगा, उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाई ए। आप याद रखें कि रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। 3 चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। नंबर 1, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया आपने। जैसे मैंने आपको कहा आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, या मैग्नीशियम का उससे ज्यादा है, कॉन्स्टेंटन का भी उससे ज्यादा है, कॉपर का कम है। तो ये मटेरियल है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ठीक। दूसरी बात, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तीसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मोटाई कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये चीजें आप याद रखें। बाकी हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बता लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।